अब हम नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस युक्त जैव उर्वरकों की चर्चा करते हैं। फास्फोरस देखिए, जो फास्फोरस लवण है वो मिट्टी में तो उपस्थित होता है, लेकिन इन्हें पौधे प्रत्यक्ष रूप से लेने में असमर्थ रहते हैं। फास्फोरस युक्त जैव उर्वरक विभिन्न प्रकार के जीवाणु और कवक मृदा की अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अगर हम इन जैव उर्वरकों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से माइकोराइजा यानी कि वैम फफूंद का नाम आता है, और इसके बाद बैसिलस की प्रजातियां हैं, स्यूडोमोनास की प्रजातियां हैं। ये सब अनुपलब्ध फास्फोरस लवणों को घुलनशील और गतिशील बनाने का काम करती हैं। अब इसमें हम अगर बात करें तो बैसिलस और स्यूडोमोनास प्रजाति का जो एक नम चूर्ण उत्पाद है वो फास्फेटिका के नाम से बाजार में उपलब्ध है। ये दोनों ही जो जीवाणु हैं वो स्वतंत्र जीवी जीवाणु हैं। फास्फेटिका जैव उर्वरक के 1 ग्राम में लगभग 10 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। साधारण रूप से मिट्टी में यह जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु असरकारक हों। अतः कल्चर के माध्यम से कृषकों को असरकारक जीवाणु पदार्थ या हम जीवाणु उपलब्ध कराते हैं, जो कि इन जीवाणुओं का जो है वो कल्चर होता है। इनसे क्या होता है कि जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होता है, और जब जड़ें अच्छी तरह से विकसित होंगी तो पौधे स्वस्थ बने रहते हैं। इनका प्रयोग आप अजोटोबैक्टर या राइजोबियम की तरह ही आप बीज उपचार करिए, जड़ उपचार करिए या मृदा उपचार करिए, और विधि बिल्कुल उसी तरह से है। यह जैव उर्वरक आप सभी प्रकार की दलहनी फसलों में, आलू और सब्जी वर्गीय फसलों में विशेष रूप से लाभकारी होता है। इसके प्रयोग से मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता में लगभग 30 से 50% की वृद्धि होती है, और उपज में लगभग 15 से 20% की वृद्धि जो है वो हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे फास्फोरस युक्त जैव उर्वरक की, जिसका नाम है माइकोराइजा। माइकोराइजा को हम वैम भी कहते हैं, मतलब वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। यह मुख्य रूप से कवकों और उच्च स्तरीय पौधों की जड़ों का मिश्रण होता है, जिसमें कवक पौधों की जड़ों से संबंधित होकर उनसे एक प्रकार का सहजीवी संबंध बना लेते हैं। इसमें कवक जड़ों को पोषक तत्व देते हैं और जड़ें कवकों को कार्बन देती हैं। तो ये इस तरह का संबंध होता है। माइकोराइजा जड़ों की ऊपरी सतह पर जाल जैसा बनाता है, जो जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है। पौधों की जड़ों से संबंधित होते हुए भी ये मिट्टी में काफी गहराई तक पहुंच जाते हैं। इस तरह मृदा के गहरे भाग से ये फास्फोरस और जल प्राप्त कर पौधों के पोषण में बहुत मदद करते हैं। वैम के प्रयोग से जिंक, कॉपर और लोहे की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है। वैम जो है वो जैविक खाद के साथ साथ जैविक नियंत्रण का भी काम करता है। वैम जैव उर्वरक का प्रयोग आप सब में कर सकते हैं, फसलों में, सब्जी में, फूल में, चारे में, फल वर्गीय पौधों में, सब में करिए। वैम से चने और सब्जियों व केले में लगने वाले जो सूत्रकृमि रोग यानी नेमाटोड होते हैं, आप नेमाटोड्स को भी रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ चने और अन्य दलहनी फसलों में, अमरूद और आंवला में जो विल्ट यानी उकठा रोग लगता है और जो मूल विगलन रोग यानी कि रॉटिंग होती है, उसका भी मैनेजमेंट किया जा सकता है। वैम के प्रयोग से पौधों में लगभग 30 से 50% की वृद्धि हो जाती है। अब अगर हम इसके प्रयोग विधि की बात करें तो वैम को गोबर की सड़ी खाद, मिट्टी और बालू, इनका 1:1:1 का रेशियो बनाकर उसे मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। और वैम का प्रयोग अगर 1 वर्षीय या इससे कम समय में तैयार होने वाली फसलों के लिए हम कर रहे हैं, मान लीजिए, तो 3 से
5 किलोग्राम प्रति एकड़ करिए। बागवानी के लिए कर रहे हैं या वानिकी के लिए कर रहे हैं तब आप 50 से 100 ग्राम प्रति पौधा कर सकते हैं। अगर हम पॉलीथीन में पौधे तैयार कर रहे हैं तब आप उनके लिए 20 से 25 ग्राम वैम कल्चर उपयुक्त होता है। वैम जो है वो फास्फोरस की लगभग 20 से 25% की बचत कर देता है। और आप देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उसने इसको वाम न्यूट्रीलिंक के नाम से और टाटा ऊर्जा संस्थान ने इसको माइकोराइजा के नाम से ही बाजार में उपलब्ध कराया है। अब इसके बाद बात करते हैं सल्फर उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक की। सल्फर जैव उर्वरक में थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस नामक सूक्ष्म जीवाणु है जो कार्बनिक सल्फर को अकार्बनिक सल्फर के रूप में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराता है। और इसके बाद जो चौथा प्रकार है वो है कि पोटाश उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक हैं। ये जो पोटाश उपलब्ध कराने वाले हैं ये मुख्यतः ये भी जीवाणुओं पर ही आधारित जैव उत्पाद है। इसमें मुख्य रूप से PMB यानी कि पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ये आते हैं। आप इनको हर फसल में चाहे फूल हो, फल हो, चारा हो, सब्जी हो, आप सब में प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी पाउडर और तरल दोनों रूपों में उपलब्ध है। इसका प्रयोग आप बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं जैसे आपने प्रयोग और मात्रा इनका राइजोबियम एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, असीटोबैक्टर और फास्फेटिका की तरह ही होता है। तो आप इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये बात है कि जैव उर्वरक का प्रयोग हम क्यों करें और इनके क्या लाभ हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये रासायनिक उर्वरकों के पूरक हैं और दूसरा ये है कि ये रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा काफ़ी सस्ते होते हैं। तीसरा मैं ये कह सकती हूँ कि जैव उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उसमें टिकाऊपन, सस्टेनेबिलिटी है वो आती है। फिर चौथी जो सबसे मुख्य बात है वो यह है कि जैव उर्वरक पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाते हैं। पांचवा मैं ये कह सकती हूँ कि जैव उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी में हार्मोन्स और विटामिन्स की मात्रा भी बढ़ जाती है और जिससे कि पौधे की वृद्धि होती है। और इसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये मृदा में उत्पन्न होने वाले कुछ रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को भी कम करते हैं जिससे कि पौधों में रोग कम लगते हैं। एक विशेष बात का ध्यान हम सबको ये रखना चाहिए कि जब भी हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करें तो अगर हमें उसके बाद केमिकल्स का प्रयोग करना हो मान लीजिए तो पहले हम फफूंदी नाशक का प्रयोग करें, फिर हम कीटनाशक का प्रयोग करें और अंत में हमें जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। ये शोधन की प्रक्रिया के लिए है, यानी कि FIR का प्रयोग जो फार्मूला है वो हमें अपनाना चाहिए। फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड देन आप R का मतलब है कि राइजोबियम, यानी कि आप जैव उर्वरक की बात हो तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। जैव उर्वरकों के एक दो डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि जैव उर्वरकों का प्रभाव जल्दी नहीं होता है। दूसरा, ये फसल की संपूर्ण पोषक आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और ये हो सकता है कि ज़्यादातर मामलों में जैव उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के साथ प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर जैव उर्वरकों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में हम 1/4 की कमी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम लगातार खेतों में जैव उर्वरकों का जितना संभव हो प्रयोग करें तो कुछ वर्षों के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब हमें रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी या नहीं रह जाएगी। और बहुत सारे लोग ये डरते भी हैं कि मैं जैव उर्वरकों के प्रयोग से रसायनों के बराबर उत्पादन मिलेगा या नहीं। तो शुरुआत के 4-5 सालों तक तो ऐसी स्थिति होती है कि हम उत्पादन कम पाते हैं, लेकिन 5 वर्षों के बाद लगभग
हमको रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बराबर ही उत्पादन मिलने लगता है और फिर उसके बाद इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जैव उर्वरकों से हम जो भी उत्पाद तैयार करते हैं, तो जो हमारे जैविक उत्पाद होते हैं, उनका जो हमें दाम है, उनका जो मूल्य है, वो हमें रासायनिक उर्वरकों के उत्पादों की अपेक्षा कहीं अधिक मिलता है।